मैं अपने मायके गई थी, दीदी भी आई हुई थी। बहुत दिनों बाद मैं, दीदी और माँ इकट्ठे हुए थे। शाम को मोहल्ले की औरतें एक साथ चाय का आनंद ले रही थी। महिलाओं के चिर रुचिकर विषय काम वाली बाई पर बात चल निकली थी। शीतल बोली, मैं तो अच्छी बाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। अब तो अखबार में एक एड देने वाली हूँ। जरूरत है एक सुंदर सुशील बाई की। ना ना, ऐसी गलती मत कर बैठना। बाई तो हमेशा बदसूरत और अधेर ही रखनी चाहिए, एक दूसरी औरत शोभा ने कहा। उसका मंतव्य समझ सभी लेडीज ठहाके लगाकर हंस पड़ी। मेरी आंखों के सामने अनायास ही अपनी बाई मीना की सूरत तैर गई। मैंने तो उसे कभी इस एंगल से जांचा परखा ही नहीं। वह तो दिखने में अच्छी खासी है, जवान भी है। उफ, यह मैं क्या सोचने लगी। पर यदि वाकई ऐसा है तो चलो, अच्छा ही हुआ कि वह भी इस दौरान अपने गांव चली गई। कितना नाराज हुई थी मैं उस पर जब मुझे पता चला था कि वह भी मेरी अनुपस्थिति में गांव जा रही है। मैं उस पर बरसी पड़ी थी। मैडम, भाई का रिश्ता तय हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मीना सफाई पेश कर काम में लग गई थी, मानो उसे आगे कुछ नहीं सुनना है। मैं खिंचती रह गई थी। प्रवीण को बताया तो उन्होंने भी सामान्य तरीके से लिया था। ठीक है, कोई खास बात नहीं, मैं कैंटीन में खा लूँगा या कुछ बना लूँगा। सभी औरतें चली गई थी, पर मेरे दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था। मीना ने हाँ करके भी ऐन वक्त पर मना क्यों कर दिया? क्या उसे परवीन से खतरा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सोचते हुए मैंने अपनी सहेली आभा को फ़ोन लगा दिया। उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे। अभी तो मीना भी नहीं है। तुझे दिक्कत आ रही होगी। क्यों मीना क्यों नहीं है? वह तो बराबर आ रही है। आभा ने आश्चर्य जताया। क्या? लेकिन मुझे तो कहा था कि वह भी इसी दौरान छुट्टी पर जा रही है और मेरे लौटने तक लौटेगी। मैं भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन मुझे तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, आकर बात करते हैं। मैंने फ़ोन रख दिया। दिमाग में घुसा शक का कीड़ा बुरी तरह बिलबिलाने लगा था। मीना को छुट्टी पर नहीं जाना था तो मुझसे झूठ क्यों बोली? इसका मतलब वह मेरी अनुपस्थिति में बराबर घर जा रही है। और क्या? मैं कल्पना नहीं कर सकी। बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और मैं मूर्ख बन गई। आभा से बात न होती तो मुझे कभी पता नहीं लगता कि मीना पीछे से आ रही थी। मैं तुरंत लौटने का निश्चय कर लिया। माँ और दीदी के सामने बहाना बना दिया कि उल्टा-सीधा खा लेने से परवीन की तबीयत खराब हो गया है, इसलिए मुझे लौटना होगा। जितनी खुशी-खुशी आई थी, लौटते वक़्त मन उतना ही खिन्न था। यहाँ तक कि मैंने प्रवीण को अपने आने की सूचना भी नहीं दी। घर की एक चाबी तो मेरे पास थी ही, उसी से ताला खोलकर मैं अंदर चली गई। मन यह सोचकर आशंकित था कि जाने वक़्त जो घर मेरा था शायद अब मेरा नहीं रहेगा। पर लाख खोजने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बिस्तर पर अखबार, कपड़े पड़े थे, सिंक में चाय के जूठे बर्तन थे। लग नहीं रहा था कि मीना पीछे से आई है। शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। यही तो उन्हें दिखाना था, और आई भी होगी तो क्या सफाई बर्तन किया होगा, गुलछटे उड़ाकर चली गई होगी। मैंने आभा को फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ, मीना आए तो भेज देना। थोड़ी ही देर में वह आकर चुपचाप काम पर लग गई। मैंने किसी तरह अंदर के आक्रोश को जब्त किया। गाँव से जल्दी आ गई, जाना ही नहीं हो पाया। भाई का रिश्ता आगे टल गया था। थोड़ी तो फिर पीछे काम करने क्यों नहीं आई? सारा घर गंदा बिखरा पड़ा है, ताला लगा था। तूने किसी से कहा साहब से चाबी लेकर रखने को? मैंने सोचा कभी खुला दिखेगा तो कर दूंगी। वह नल तेज खोलकर बर्तन धोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उससे आगे बहस करूं, गुस्सा करूं या चुप हो जाऊं। उसकी उपेक्षा साफ दर्शा रही थी कि वह इस बारे में आगे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं कुट कर चुप हो गई। शाम को परवीन घर में घुसे तो मुझे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं लेने आ जाता। दीदी की सहेली आ रही थी। घर तक का अच्छा साथ था तो मैं उसके साथ होली, वरना माँ और दीदी तो आने ही नहीं दे रही थी। अच्छा, तुम चेंज कर लो, चाय चढ़ा दी है। चाय पीते पीते मैंने बात छेड़ दी। अच्छा, तुम्हें पता है मीना छुट्टी पर नहीं गई थी, बल्कि वो तो यहीं थी और लोगों के घर काम भी कर रही थी। हाँ, एक बार देखा तो था। तो फिर उसे बुलवा कर काम क्यों नहीं करवाया? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, वापिस ताला खोलना पड़ता, रुकना पड़ता। चाबी दे जाते, फिर तुम ही कहती कि उसके भरोसे घर छोड़ दिया, यहाँ ताला नहीं लगाया, वहाँ ताला नहीं लगाया। मैंने सोचा तुम आओगी, उससे पहले एक छुट्टी वाले दिन बुलवा कर सब काम करवा लूँगा। मैं परवीन की आंखों में झाँककर सच्चाई की तह तक जाने का प्रयास करने लगी, पर वे मोबाइल पर व्यस्त हो गए। शक का कीड़ा कुछ-कुछ शांत होने लगा था, यह सोचकर कि शायद मैं व्यर्थ ही शक कर रही हूँ। अभी कीड़ा पूरी तरह शांत होकर बैठा भी नहीं था कि अगले दिन आए। आभा के फ़ोन से फिर कुलबुला उठा। मीना से बात हुई तुम्हारी? पता चला उसने झूठ क्यों बोला था? कह रही है प्रोग्राम चेंज हो गया था, पर हम में से तो किसी को उसने एक बार भी नहीं कहा था कि वह छुट्टी पर जाएगी। मेरी सुनीता से भी बात हुई थी। सुनीता तो और भी कुछ बता रही थी। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं ना? सुनीता कह रही थी कि मीना और उसकी
खाना बनाने वाली बाई कमला आपस में कुछ खुसर-फुसर कर रही थी। बातचीत में 2-3 बार तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी लिया था। मेरी सूरत फिर से चिपके टमाटर जैसी हो गई थी। ठीक है, आज आएगी तब फिर पूछूँगी। मीना के आने पर मैं भरी बैठी थी। मैंने उसे काम को हाथ नहीं लगाने दिया और सब कुछ साफ-साफ बताने को कहा। थोड़ी सख्ती से ही वह लाइन पर आ गई। मैंने साहब के लिए खाना बनाने और कपड़े धोने की बात कमला बाई को बताई तो वह कहने लगी, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, अकेली औरत पर टूट पड़ते हैं। मैंने कहा, हमारे साहब ऐसे नहीं हैं, तो कहने लगी, किसी की सूरत पर नहीं लिखा होता कि वह अंदर से कैसा है। पहले कब उसे तेरे साथ घर में अकेले रहने का मौका मिला। आजकल तो स्कर्ट वाली से लेकर साड़ी वाली तक कोई भी सेफ नहीं है। तू तो कोई बहाना मार कर वक्त रहते निकल ले। उसकी बातों में आकर मैंने आपसे गाँव जाने का बहाना बना दिया। मेरे दिल दिमाग से मानो बोझ उतर गया था। शाम को मैंने सब बात प्रवीण को बताई तो वे फट पड़े। मीना की बात तो समझ आती है कि वह ग्रामीण परिवेश की, कम पढ़ी लिखी, कम अक्ल की है, किसी के भी बहकावे में आ सकती है। हो सकता है कमलाबाई ने उसे यह सोचकर पट्टी बढ़ाई हो कि खाना बनाने का काम वह लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी अक्ल को क्या हुआ है? तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार हो। तुम्हारे सोच की सुई लोगों के बहकावे की दिशा में कैसे घूमने लगी? तुम्हारा अपना दिमाग कहाँ गया? मीना तुम्हारी अनुपस्थिति में आती तब भी तुम शक करती, वह नहीं आई तब भी तुम शक कर रही हो। भर इसने भड़काया तो तुम्हारी सोच की सुई इधर घूमने लगी, उसने भड़काया तो तुम्हारी सोच की सुई उधर घूमने लगी। तुम अपने विवेक से काम लेना कब सीखोगी? तुम्हारा अपना दिल और दिमाग क्या कहता है, वह सुनो और करो, वरना तुझमें और काम वाली बाई में फ़र्क ही क्या रह जाता है। मैं इतना अंदर तक सुलग उठी थी, मन खुद को धिक्कारने लगा था, लेकिन किसे दोष दूँ? प्रवीण की नज़रों में मैंने खुद ही गिराया है। प्रवीण की बातें मुझे अंदर तक कचोटने लगी थी, यहाँ तक कि प्रवीण के सामने आते ही मुझे अपनी आँखें तो क्या कमर तक झुकी हुई महसूस होने लगती। इसी बीच एक रिश्तेदार की शादी में लखनऊ जाने का प्रोग्राम बन गया। प्रवीण 2 टिकटें लाकर मुझे थमा दी। वैसे तो ऑफ़िस में काम है, पर अब तो यहाँ अपने घर में भी अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं भी साथ चल रहा हूँ। प्रवीण की बातें मुझे भीतर तक आहत कर रही थी। मेरी वजह से उन्हें ऑफ़िस का नुकसान हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे आँसू बहने लगे। मेरे मन की व्यथा शायद प्रवीण भाँप गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, पति-पत्नी का रिश्ता आपसी प्यार और विश्वास पर टिका होता है। लोगों की बातों में आकर एक-दूसरे पर शक करने से रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर होने लगती है। मुझे तुम पर भी पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ तुम्हें भी मुझ पर पूरा भरोसा है। प्रवीण की बात को बीच में ही काटते हुए मैं बोल पड़ी, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप अपना टिकट वापस कर दीजिए। ऐसा न हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ न कर पाऊँगी। मेरी गैर हाज़िरी में मीना आकर घर का पूरा काम करेगी। लोगों की बातों में आकर मैं अपने घर और रिश्ते को क्षति नहीं पहुँचने दूँगी। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूम लिया और कहा, वैसे ही होगा मैडम, जैसा आप चाहेंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब